टॉपिक के अंतर्गत जो सबसे हॉट टॉपिक है जिससे प्रश्न आते ही आते हैं परीक्षा में। यदि ये बात मान के चल लीजिए, यदि कोई एग्जाम हो रहा है और उस एग्जाम में भारत का भूगोल पूछा जा रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन के टॉपिक के क्वेश्चन के बिना पेपर बन ही नहीं सकता। हम यहाँ तक की बात कर सकते हैं। तो वो जो टॉपिक रहता है वो रहता है भारत का भू राजनीतिक परिचय। हेलो एंड वेलकम डियर कैंडिडेट, स्वागत है आपका रीजनिंग रनवे के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज होमगार्ड सीरीज के अंतर्गत हम लोग भारत के भूगोल टॉपिक के अंतर्गत जो सबसे हॉट टॉपिक है जिससे प्रश्न आते ही आते हैं परीक्षा में। यदि ये बात मान के चल लीजिए, यदि कोई एग्जाम हो रहा है और उस एग्जाम में भारत का भूगोल पूछा जा रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन के मतलब उस टॉपिक के क्वेश्चन के बिना पेपर बन ही नहीं सकता। हम यहाँ तक की बात कर सकते हैं। तो वो जो टॉपिक रहता है वो रहता है भारत का भू राजनीतिक परिचय। ठीक है, जो हमने ये लिखा हुआ है आपका भू राजनीतिक परिचय, इसकी बात करेंगे। अब भू राजनीतिक परिचय के अंतर्गत हम इंडिया की लोकेशन, इंडिया के बारे में एक जनरल जो है व्यू देखते हैं, जनरल जानकारी हासिल करते हैं, या हम ये कहें कि इंडिया का एक सामान्य परिचय हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं। इंडिया में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं, है ना। इस तरह की जो चीज़ें हम लोग देखेंगे, हमारी जो समुद्री बाउंड्री कौन सी है, हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ हैं, कुछ जो है इनर स्टेट भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं हमें देखनी होंगी हमारे जो है भारत के भू राजनीतिक परिचय के अंतर्गत। अब आपको ये बात हो सकता है कि बहुत से लोग आप में से जानते होंगे, ये एक पॉलिटिकल मैप होता है इंडिया का, और ये जो हमने मैप लगाया है इसमें केवल कोस्टल एरिया को जो दर्शाया गया है कलरफुल। तो आपको ये बात सवाल आ सकता है मन में कि ऐसा क्यों लगाया गया है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 2023-24 में कुछ नए डेटा आए हैं और उस नए डेटा के अनुसार क्या हुआ है कि भारत की जो कोस्टल लाइन है उसकी जो लंबाई है वो इंक्रीज हो गई है, वो बढ़ गई है। क्यों, उसका कारण हम जो आगे जानेंगे लेक्चर के अंतर्गत। तो वो जो नए डेटा आए हैं उनको भी हमने इस क्लास में शामिल किया है, जिससे कि आपको जो पुराने डेटा के साथ नए डेटा को कंपेयर करके भी बताएंगे, जिससे कि आपके पेपर में आपको कोई कन्फ्यूजन ना बचे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम जो भारत का भू राजनीतिक परिचय, बिना किसी व्यवधान के सीधे चलते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहली बात जो आती है, जब भी हम इंडिया की बात करते हैं, जो हमारा इंडिया है, तो इंडिया का जो मैप है वो लगभग कुछ इस तरह का मैप रहता है। तो हमारा जो इंडिया का मैप है वो लगभग ऐसा मैप रहता है। अब इस मैप के बारे में कुछ बातें हमें जो जाननी पड़ेंगी, जैसे हमें सबसे पहले ही पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है। तो हम इसकी लोकेशन देखेंगे। अब लोकेशन का मतलब ये है कि धरती पे इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, हम इसका एरिया जानने की कोशिश करेंगे, इसका एरिया कितना है। ठीक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एरिया वाइज इसका जो पोजीशन क्या है दुनिया में। तो वो सारी चीज़ें इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एरिया की। ठीक है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल एक सामान्य सा प्रश्न है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो हम लोग जानते हैं, वो आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये वाली बात आप याद रखिए। तो ये भारत का क्षेत्रफल है। भारत के क्षेत्रफल को आप जो अच्छे से याद करें, है ना, 32,87,263 आप याद रखें। ये एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है ना। अब जो बात आती है इसके बाद, जो हमारा क्षेत्रफल है, अब इसके हम देखेंगे, विस्तार की बात करेंगे। विस्तार जो होता है कि मतलब इंडिया फैला कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो आपने जो है बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे या आपने कोई तैयारी शुरू की होगी तो आपने देखा होगा कि बुक्स में ज़्यादातर लिखा होता है कि भारत का जो अक्षांश है वो कहाँ से कहाँ तक है, देशांतर कहाँ से कहाँ तक है। लेकिन इसका अर्थ बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है। ये अक्षांश और देशांतर ही होते हैं जो हमें मिलकर के किसी भी जगह के बारे में बताते हैं, उसकी लोकेशन के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो भारत का जो अक्षांश है, यानी अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक है। लेकिन ये उत्तर में है ना, ये वाली बात याद रखेंगे, उत्तर में। देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। अब इसका अर्थ क्या है, मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी स्लाइड पर हम समझने का प्रयास करेंगे इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ हम लोग समझेंगे, या दूसरा स्लाइड ले लेते हैं, उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा स्लाइड ले लेते हैं इसी में। चलिए यहां समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, जो हमारा इंडिया है, मैं इंडिया का मैप फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, उससे आप समझ पाएंगे।
ये जो हमारा इंडिया है, तो इंडिया के लोकेशन हम अर्थ पे निकाल रहे हैं, हम अर्थ पे देखना चाह रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि मैप पर आपने जब भी कभी मैप देखा हो तो इस तरह की लाइंस आपको दिखाई देती है, और एक लाइन आपको इस तरह की भी दिखाई देती है, ठीक है, और कुछ लाइंस आपको इस तरह से दिखाई देंगी, इस तरह से दिखाई देंगी। तो ये जो लाइंस हैं, इन लाइन की खास बात ये है कि जो भी लाइन पृथ्वी पर जो इमेजनरी लाइंस होती हैं, जो आपकी हॉरिजेंटल होती हैं और पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, उन्हें बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। यानी ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है आपकी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कहलाती है। इसी तरह से आपकी जो ये जो वर्टिकल लाइन है ना, जो लंबवत लाइन है, ठीक है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती है, इन रेखाओं को हम बोलते हैं देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इनको, इन्हें बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखा। तो जो भारत की मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये बात आप समझ के चलना। तो भारत की जो मुख्य भूमि है वो आपकी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के, मतलब ये नॉर्थ में आएगा, उत्तर से लेकर के आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। यानी कि भारत इस अक्षांश से लेकर के इस अक्षांश के बीच में स्थित है। अब देशांतर भी देखना चाहेंगे हम लोग, तो देशांतर की बात करते तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, है ना, और कहां तक 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। यानी इस अक्षांश से इस अक्षांश तक और इस देशांतर से इस देशांतर के बीच में जो भूमि है, जो भी एरिया आ रहा है, उस एरिया का ही नाम है आपका इंडिया, उस एरिया का नाम है आपका इंडिया, ठीक है। तो कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि ग्लोब पर यानी अर्थ पर जो भारत की लोकेशन है वो कहां पर है, तो आप उसको आप बता सकते हैं, एक तो अक्षांश देशांतर के माध्यम से बता सकते हैं या डायरेक्शन के हिसाब से बता सकते हैं कि जो भारत है वो पृथ्वी पर आपका जो नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। अगर हम चाहें इसको देखना तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं, इसको मैं यहां बताना चाहता हूं आपको, वो ध्यान रखना कि जैसे अगर ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है इसे हम 0 डिग्री या भूमध्य रेखा बोलते हैं। एक लाइन हम ऐसे भी गुजार सकते हैं, इसे 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। तो भारत की जो लोकेशन बनती है, जो भारत बनता है अर्थ पे, वो यहाँ कहीं बनता है, यहाँ बनता है, ये भारत की लोकेशन है ना। तो यही लोकेशन को मैंने आपको जो है यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, यहाँ पर हमने समझा है। लेकिन एक बात समझना कि इसके नीचे कहीं ना कहीं एक लाइन और गुजर रही होगी, एक लाइन इस तरह से गुजर रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं आपका 0 डिग्री या भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत की जो दूरी है या जो भारत है वो भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर उत्तर में स्थित है या कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसको आप याद रखना, ये जो डेटा है ये डेटा आपका 876 किलोमीटर, तो भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे इस वाली दूरी की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस वाली दूरी की बात कर रहे हैं, यानी भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ठीक है, और कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 876 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बात को आप याद रखना। तो इससे हमें जो है ये लोकेशन पता चल गई कि भारत की लोकेशन जो है धरती पर कहाँ पर है ना। तो ये आप याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, ये सारा जो आपको पूछ लेंगे। अब अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही एक बात और आती है, जब हम विस्तार की बात कर रहे थे, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, उसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, उसी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कुछ बात भी बनती है कि जो भारत है, जैसे हम एरिया की बात कर रहे थे, हमने विस्तार की बात करी, तो भारत के बारे में कुछ बात जानेंगे कि जिसकी विश्व में स्थान कौन सा है। तो देखें, विश्व क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, विश्व क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत की पोजीशन कौन सी है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से, वो हम लोग जानते हैं वो रूस है, और रूस के बाद जो आता है वो आता है आपका कनाडा, कनाडा के बाद आता है आपका चीन, चीन के बाद आता है आपका यूएसए यानी चाइना। अब चाइना क्या करने वाला है, अभी चाइना के बारे में चल रहा है कि चाइना जो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का प्रयास चल रहा है उसका, अभी आज ही जो एक बिल पास कराया उन्होंने, अगर वो सारी चीज प्रक्रिया सही रहती हैं और किसी तरीके से इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया तो इनका एरिया बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। यूएसए हो गया, फिर आता है आपका ब्राजील, ब्राजील आ जाता है भाई, है ना, 1 2 3 4 5, है ना,
छठवें नंबर पे आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है आपका भारत यानी कि इंडिया। मैं इसको थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा बेहतर समझा पाऊँ, है ना। फिर आ जाता है आपका इंडिया, और इंडिया के बाद भी बात करेंगे आप तो आता है आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो उसके बाद नाम आ जाता है आपका अर्जेंटीना का। तो इस हिसाब से अगर देखें तो भारत की जो पोजीशन है वो भारत की पोजीशन है आपकी 7th दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से। अब एरिया के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग, भारत की जो पोजीशन है वो आपकी 7th है। इसको याद करने एक बड़ा अच्छा सा तरीका है, एक आप जो ट्रिक याद कर लीजिएगा, एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, उस ट्रिक से आपको याद रहेगा। वैसे हालांकि अगर मैं देखूं तो व्यक्तिगत तौर पे मैं सामान्य अध्ययन में ट्रिक्स पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, खासकर वो ट्रिक्स जो किसी और ने बनाई हो। आप याद करने के लिए अपनी ट्रिक्स खुद डेवलप करिए, आप अपने खुद से लिंक लगाइए कि हम किस अपने हिसाब से कोडिंग करिए चीज़ों को कि हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। या किसी और ने भी बताया अगर तब भी आपका याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से याद करने का प्रयास करिए। तो इसको आप याद कर सकते हो रक्कू बाई, रक्कू बाई के नाम से आप याद कर सकते हैं, ना। रक्कू बाई अर्जेंटीना से आई, कुछ ऐसा करके आप याद कर लीजिएगा। तो आर फॉर रसिया। अब सवाल ये है कि सी 2 बार आया है तो कनाडा की स्पेलिंग बड़ी होती है, इसलिए आप कनाडा पहले रखें, चाइना बाद में आएगा, है ना। तो कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इस तरह से आप इसको याद कर पाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि इंडिया के पास, इंडिया की जो 7th पोजीशन है, तो 7th पोजीशन में दो बातें आप समझिएगा। एक हम बात कर रहे हैं एरिया की, तो हमारे पास जो एरिया दुनिया का वो कितना है, केवल 2.4%। और हमारे पास जब जनसंख्या की बात आ जाती है तो वो है 17.5%, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जनसंख्या है भाई, जनसंख्या हम रख रहे हैं दुनिया की कितनी, 17.5%, ठीक है। और अब तो ये डेटा और बढ़ गया होगा। अभी क्या है कि अभी हमारा 2000 जो है आपका 27 में नई जो है जनगणना होगी, ये हम बता रहे हैं आपको 2011 की जनगणना के डेटा के हिसाब से। तो जब नए डेटा आएंगे तो नए डेटा के हिसाब से आप देखेंगे तो ये डेटा बदल जाएगा। तो हो सकता है कि उस समय जो हमारी जो जनसंख्या है वो दुनिया में इससे भी 17.5% से ऊपर चली जाए, इंडिया में, इंडिया की बात कर रहे हैं ना। लेकिन अभी अगर हम देखें जो इंटरनेशनल डेटा हमारे पास है उनके हिसाब से हम लोग दुनिया की सबसे नंबर 1 देश बन गए आबादी के मामले में। और क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, वो भाई केवल 2.4%। ये तो बहुत नाइंसाफी है ना। ये मतलब 2% भूमि दे रखी है और जनसंख्या हमने इतनी बढ़ा रखी है ना। तो ये वाली बात है। तो ये आपको याद हो गया होगा क्षेत्रफल के हिसाब से। अब इसी में जब हम अक्षांश देशांतर की बात कर रहे हैं तो एक प्रश्न यहां से भी काफी बनता है कि जो भारत है, या इससे पहले हम जो भारत के एक जो है विस्तार की बात कर लेते हैं, इसके बाद आपको मैं ये वाला पॉइंट समझाऊंगा, चलिए, है ना। चलो, तो भारत के जो है एक प्रश्न ये भी आता है कि भारत का जो उत्तरी जो पॉइंट है वो कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, इस तरह का भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आइए चलिए इसी पे बात करते हैं। तो भारत के विस्तार की बात करते हैं कुछ इस तरह से। तो यदि हम इसे, ये हमारा नॉर्थ पॉइंट ले लें, ये साउथ पॉइंट ले लें, ये ईस्टर्न पॉइंट ले लें और ये वेस्टर्न पॉइंट ले लें, तो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है वो आपका इंदिरा कॉल, वो आपका इंदिरा कॉल, ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत आता है। लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर में नहीं आएगा, ये अब लद्दाख में आएगा, अब ये लद्दाख के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से आप देखेंगे इधर, तो इधर आएगा किबूती, किबूथी लिखते हैं कुछ लोग, है ना, किबूथी, किबूथी। तो किबूथी कहाँ आता है भाई, अरुणाचल प्रदेश में आता है, अरुणाचल में आएगा, ठीक है। साउथ में आप बात करें तो आपको मिलता है जो अंडमान निकोबार के अंतर्गत आता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट आप याद रखना, जो इंदिरा पॉइंट है ये ध्यान रखना, इस तरह से अंडमान और निकोबार पड़ता है। तो ये ऊपर वाला अंडमान है, नीचे वाला निकोबार है। अब निकोबार में भी यहाँ पर है, ये निकोबार के भी दो हिस्से हैं, ठीक है, एक छोटा निकोबार एक बड़ा निकोबार। तो ये जो आता है ये आपका बड़ा निकोबार में या ग्रेट निकोबार का हिस्सा बनता है। ये मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं ना, बड़ा निकोबार। तो बड़ा निकोबार के अंतर्गत आता है। इसी तरह से आपका जो पश्चिमी पॉइंट है इसे बोलते हैं गहिरमाथा, सॉरी गौरमाथा, ठीक है, या गहिरमाथा के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये जो आता है आपका, ये पड़ता है आपका गुजरात में, गुजरात में, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। कभी कभी प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनकी जो है ईस्ट से वेस्ट में, नॉर्थ से साउथ में कितनी लंबाई है, तो लंबाई पर भी कभी कभी सवाल पूछ लेता है। तो आप याद रखना कि हम बात कर रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक की दूरी की। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी है 2900 किलोमीटर लगभग, है ना। और ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी की अगर हम बात करें तो ये है आपकी जो है, यहाँ लिख देते 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट ये जो आपकी लंबाइयां हैं, जो उत्तर से दक्षिण और आपकी पूर्व से पश्चिम में है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये पूरा आपको जो है हमने भारत का विस्तार बताया, हमने इंडिया का क्षेत्रफल बताया आपको, इंडिया की पोजीशन बताई आपको, इंडिया का अक्षांश और देशांतर विस्तार बताया, और साथ ही हमने नॉर्थ पॉइंट, आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट भी बताए। तो ये वाले पॉइंट आप याद रखिएगा, परीक्षा के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब इसी के साथ कुछ और प्रश्न बनते हैं। जैसे हमारा जो इंडिया है, इसको समझने की कोशिश करिए। जो हमारा इंडिया है और ये वाटर बॉडी है, तो हमने आपको एक बात बताई कि एक है 0 डिग्री, ठीक है, और 0 डिग्री से भारत की कुछ दूरी है, कुछ तो दूरी रहेगी ना, तो कुछ दूरी है भारत की। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। जैसे अगर आप बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से। तो 1 डिग्री आपको मिलता है यहाँ पर जो 8 डिग्री मिलता है कहीं पर, फिर आपको 9 डिग्री मिलता है कहीं पर, फिर आपको यहाँ पर मिलता है 10 डिग्री चैनल मिलता है। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये जो अक्षांश रेखा है, ये मेन अक्षांश रेखा है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अब सवाल ये पूछा जाएगा आपसे, इस पे जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो ये जो रेखाएं हैं या ये जो अक्षांश देशांतर है, इनको हम जो चैनल बोल रहे हैं, ये अक्षांशों को कौन कौन किस किस के बीच में होकर गुजरते हैं, ये सवाल बहुत ज़्यादा फेमस इस पर बनता है। तो जैसे 10 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करें तो ये आपका अंडमान और निकोबार के बीच से होकर गुजरता है। तो आप याद रखना, ये अंडमान और निकोबार को पृथक करता है, ये वाली बात आप याद रख सकते हैं। तो अंडमान और निकोबार को पृथक करने वाला जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी है, वो आपकी जो है 10 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे जो चैनल भी बोल देते हैं ना, 10 डिग्री चैनल है। अब 9 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करें तो ये आपका जो करेगा, यहाँ पे यहाँ पड़ता है आपका जो एक लक्षद्वीप पड़ता है और नीचे पड़ता है मिनिकॉय। तो ये जो पृथक करता है, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को करता है आपका जो है कितना, 9 डिग्री। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय, अगर मैं नीचे लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, है ना, मिनिकॉय को पृथक करता है, इन दोनों के बीच से होकर गुजरता है। ये वाली बात आप याद रख सकते हैं। 8 डिग्री रेखा की बात करें तो ये जो आपका जो क्रॉस करता है, ये आपका मिनिकॉय, मिनिकॉय, और उसके साथ ही नीचे एक देश पड़ता है, इसका नाम है मालदीव, मालदीव। तो इसको भी क्रॉस करता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखें, एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न इन्हीं से आने की संभावना रहती है। आपसे पूछेंगे कि 8 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो किस किस के बीच होकर गुजरती है, तो आप बताएंगे मालदीव और मिनिकॉय के बीच होकर के। आपसे पूछा जाएगा 9 डिग्री किस किस के बीच होकर गुजरता है, तो आप बताएंगे मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच होकर के। आपसे पूछा जाएगा 10 डिग्री अक्षांश रेखा किस किस को विभाजित करती है, किन के बीच होकर जाती है, तो आप बताएंगे अंडमान और निकोबार के बीच में होकर जाती है। ये वाली बात आप याद रखना, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं वो बात करेंगे भारत की जो हमारी जो बाउंड्री है, हम बाउंड्रीज की बात करेंगे। यहाँ पर जो मेन चर्चा रहेगी वो रहेगी आपकी बाउंड्रीज की, तटीय रेखाओं की, है ना, कि उनमें अभी क्या हुआ कि तटीय रेखा की मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि अभी क्या डेटा बदल गया, तो वो डेटा क्या बदला है ना, और बाउंड्री की लंबाई कितनी है हमारी, उन बाउंड्री पर कौन कौन से जो है हमारे राज्य स्थित हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसी पे। तो जो हमारा भारत है, भारत की अगर हम जो है कुल तटीय लंबाई की बात करें, चर्चा करें, है ना, तो कुल पहले स्थलीय सीमा देख लेते हैं। तो कुल जो स्थलीय सीमा है भारत की वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है ना। तो टोटल जो स्थलीय सीमा है भाई वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। अब नए डेटा आए हैं, जैसे अगर आप जो इसमें देख पा रहे होंगे तो हमारे यहाँ आज़ादी के बाद तो सबसे पहले क्या हुआ था कि देश की जो बाउंड्री लाइन है, ये जो बाउंड्री लाइन है, ये जो बाउंड्री लाइन आपको दिख रही है रेड कलर से, ये वाली लाइन है ना, तो इसको क्या था, मैनुअली जो है इसको एक तरीके से काउंट किया गया या इसकी लेंथ को नापा गया, इसका मेजरमेंट किया गया। तो उसमें क्या था कि बहुत सारे द्वीप छूट गए, छोटे छोटे द्वीप वगैरह छूट गए, ठीक है,
बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें छूट गई, तो इसकी वजह से इसकी लंबाई का जो हमारे पास आइडिया था वो प्रॉपर नहीं था। अब हमने क्या किया कि 2023-24 में इसका दोबारा से जो है इसकी जो है मैपिंग की, इसकी जो है लंबाई को नापा, और लंबाई को नापने में हम लोगों ने इसमें जो है स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ठीक है, यहाँ पर हमने सैटेलाइट से चीज़ें देखी, हमने यहाँ पर जो है एक लिडार टेक्नोलॉजी होती है उसका भी इस्तेमाल किया, हमने जीआईएस का इस्तेमाल किया। तो हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जिसने बेसिकली इसकी लंबाई को दोबारा से नापा था, उस डिपार्टमेंट का नाम आपसे पूछ सकते हैं, उसका नाम है नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस एंड सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, ये ध्यान रखना आप लोग, ग्राफिक ऑफिस एंड सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक नए डेटा उपलब्ध करवाए हैं। नए डेटा के हिसाब से ये है कि जो भारत की जो तटीय सीमा है, वो तटीय सीमा में जो वृद्धि हुई है वो 48% की हो गई है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, वो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी जो है यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि भारत की मुख्य तटीय भूमि, जो तटीय लंबाई होती है, मतलब मुख्य तटीय लंबाई यही वाली है जो आपको दिख रही है, इसमें हमने द्वीप को काउंट नहीं किया, हमने यहाँ पर जो है जो द्वीप है इनकी लंबाई को काउंट नहीं किया। ठीक है, ध्यान रखना। तो मुख्य तटीय लंबाई जो थी पहले कितनी थी आपकी, 6100 किलोमीटर थी या 6100 किलोमीटर थी, अब वो बढ़कर के हो गई है 7870 किलोमीटर। ठीक है, मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ, पॉइंट्स में नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखना। फिर आपसे पूछाएगा कि भाई कुल तटीय लंबाई, कुल तटीय लंबाई का मतलब ये है कि इसमें हमने जो द्वीपों की लंबाई को भी शामिल किया, द्वीपों को भी मिला करके बात कर रहे हैं। तो जो कि पहले कितनी थी 5716 किलोमीटर, वो बढ़कर के अब कितनी हो गई है, नया डेटा है 11,098 किलोमीटर, ये आप याद रखना। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ जिससे आप ज़्यादा बेहतर समझाए। तो आपको मोटे मोटे पे याद करना है, जो 7516 का डेटा था अब ये बढ़कर के कितना हो गया 11,098, ये पहले किलोमीटर में था, ये भी किलोमीटर में ही रहेगा, ये हो गया। अब इसमें जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो इंक्रीजमेंट आप याद रखना, ये लगभग जो 48% का इंक्रीजमेंट इसमें हुआ है। ठीक है, ये बात आप याद रखें। तो भारत का जो आपका एक सर्वे होता है, सर्वे ऑफिस है सर्वे करने वाला, और एक जो भारतीय जल जो है आपका क्या है, हाइड्रोग्राफिक का मतलब जो जलीय सीमा का निर्धारण करने वाला ऑफिस है, वो इन दोनों ने मिलकर के ये डेटा दिए। अभी इसमें चीज़ें और भी देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, थोड़ी सी कंपेरेटिव चीज़ देख लेते हैं। जैसे यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके, क्या प्रश्न बनेंगे कि भाई देखो पहले हम ये पढ़ते आए हैं कि जो गुजरात है, गुजरात का तट सबसे लंबा है, लंबाई में जो गुजरात का तट है वो सबसे लंबा है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जब ओवरऑल पूछेगा द्वीपों को मिला करके, तो अंडमान निकोबार का जो द्वीप है उसकी जो कोस्टल लाइन है वो सबसे लंबी है। तो कोस्टल लाइन पे अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर केवल राज्य पूछ रहा है तो आप बताएंगे गुजरात है, सामान्य प्रश्न। और अगर आपसे दोनों को मिलाकर के पूछ रहा है, केंद्र शासित राज्यों को या द्वीपों को मिलाकर के पूछ रहा है, तो आप अंडमान निकोबार बताएंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार क्या है भाई, वो है एक आपका जो है केंद्र शासित राज्य। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ परिवर्तन, बहुत ज़्यादा परिवर्तनों के पीछे नहीं जाएंगे। तो जैसे गुजरात है, तो गुजरात की जो पहले लंबाई थी वो थी आपकी 1214 किलोमीटर, जो बढ़कर के अब कितनी हो गई है भाई, नई लंबाई है अब आपकी 2340 किलोमीटर। ये बात आप याद रखना। तो गुजरात का डेटा आप याद रखिए, गुजरात का डेटा आपसे पूछ सकते हैं। मैं आपको दो डेटा और बताऊंगा इसके अलावा, एक वेस्ट बंगाल का डेटा आप जरूर याद करें, क्यों याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वेस्ट बंगाल का जो डेटा है वो है आप 157 किलोमीटर से बढ़कर के 721 किलोमीटर हो गया है। देखो ध्यान देना, सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो इसी में हुई है, लगभग 37% इसका जो डेटा बढ़ा है। तो आपके पावर जो एग्जाम है, एग्जाम में ये चीज पूछी जा सकती है कि भाई जो आपकी जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, ये आपका जो हम बता रहे हैं, ये शायद हम जो इसको निकाल लेना, इसको मैथमेटिकली हम निकालने की कोशिश कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो आप याद रखें, वो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है आपकी वेस्ट बंगाल में। ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ कंपैरेटिव चीज दिखा देता हूँ, वो क्या दिखा देते हैं जिससे कि आप जो है अच्छे से इसको याद कर पाएं, और एक क्रम भी बता देंगे इसका, है ना। देखो मैंने लिख करके रखा है तटीय राज्यों की लंबाई का क्रम। अब हम बात कर रहे हैं इसके क्रम की बात कर रहे हैं, तो क्रम अगर आप देखेंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी। तो सबसे ज्यादा लंबी तटीय सीमा वाला जो राज्य ओवरऑल वो है आपका अंडमान निकोबार। ध्यान रखना, अगर यूटी सहित बात कर रहे हैं, अगर यूटी की बात ना हो रही हो परीक्षा में तो आप बताएंगे सर कि गुजरात है। ठीक है, गुजरात के बाद तमिलनाडु, फिर आंध्रा, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, फिर केरल आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, वेस्ट बंगाल आ जाता है और गोवा आ जाता है। ठीक है, ये जो है इनकी क्या है, ये कोस्टल लाइन्स है। अब कोस्टल लाइन्स में ध्यान रखना कि सबसे लंबी जो कोस्टल लाइन है वो गुजरात की है, और सबसे छोटी इसकी है वेस्ट आपकी जो है गोवा की है। ये बात आप याद रखेंगे।
अब बात यह है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला जो राज्य है वो आपका वेस्ट बंगाल है, और सबसे कम वृद्धि वाला जो राज्य है वो आपका केरल है। तो इस नए डेटा में सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है वेस्ट बंगाल की कोस्टल लाइन में, और सबसे कम इंक्रीमेंट हुआ है आपका जो है आपका केरल की राज्य में, है ना, केरल के कोस्टल लाइन में। ये बात आप याद रखेंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण डेटा है, अपडेटेड डेटा है, इसको आप याद रखें। प्रश्न बनेंगे तो इसी तरह से आपके प्रश्न बनेंगे। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ से आगे। अब सवाल ये आएगा कि चलो ठीक है सर, ये बात तो हो गई, तो भारत में तटीय राज्य कौन कौन से हैं, उनके संख्या कितनी, उस पर हम देखेंगे, विचार करेंगे। तो जरा याद रखना कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के जो तटीय राज्य हैं उनकी संख्या है 9। कौन कौन से अभी देखेंगे। और केंद्र शासित राज्य हैं जो उनकी संख्या आपकी 4। पहले 4 राज्यों के नाम लिख देता हूं मैं, जिससे आपको समझ में आए। तो एक तो है भाई अंडमान निकोबार, दूसरा है आपका लक्षद्वीप, ठीक है, और तीसरा जो राज्य है वो है पुडुचेरी, वो आपका पुडुचेरी, और चौथा जो राज्य है वो है आपका दमन दीव, दमन दीव व दादर नागर हवेली, व दादर नागर हवेली। तो इसे आप याद करें। ये 4 राज्यों के नाम आपको पता होना चाहिए कि ये भारत के 4 कैसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा अपनी बनाते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं। पुडुचेरी थोड़ा खास टाइप का है। पुडुचेरी के बारे में एक खास बात अगर मैं बताना चाहूं तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो भारत के दोनों कोस्ट पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ केरल में इसका जो एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, इधर तमिलनाडु में भी एक इसका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है, और एक आंध्रा में भी इसका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। ये वाली बात याद रखना। तो भारत के 2 कोस्टल राज्य में ये फैला हुआ है, ठीक है। जैसे अगर आप कहेंगे सर यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पड़ता है केरल में आपका, यहाँ पर एक जिला है उसका नाम है माहे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है यमन, ठीक है। यहाँ पर 2 हैं, है ना, तो एक का नाम है कराईकल, कराईकल, और एक जो शहर है इसी का पुडुचेरी के अंतर्गत आता है, जो तमिलनाडु के अंतर्गत आ रहा है, उसका नाम है पुडुचेरी, पुडुचेरी। तो इसका यूनिक फीचर है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित राज्य है जो, या राज्य है जो भारत के दोनों जो है तटों पर स्थित है, यानी कोस्टल एरिया में दोनों तटों पर स्थित है, तो आप बता सकते हैं कि वो आपका जो केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी है। अब हमने बताया आपको तटीय राज्यों की संख्या 9 है। अब वो तटीय राज्य कौन कौन से वो हमें देखने पड़ेंगे, है ना। तो मैं इसको मैप के हिसाब से बता देता हूँ, मैप के हिसाब से दिखा देता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं भारत के तटीय राज्यों की। कौन से राज्य, तटीय राज्य, और तटीय राज्यों की संख्या मैंने बताई आपको 9 है। तो कौन कौन से तटीय राज्य हैं भाई, देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें, देखो यहाँ हमें पड़ता है अरब सागर, इधर जो हमारा इंडियन ओशन है ये पूरा का पूरा, ठीक है, और ये हमारी वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, यानी कि हमारी जो बंगाल की खाड़ी। तो कोस्टल एरियाज में सबसे पहले हमें मिलता है गुजरात, ये गुजरात रह गया। फिर यहाँ पे मिलेगा आपको महाराष्ट्र, फिर ये आपको गोवा, ये कर्नाटक, ये केरल, है ना, और ये मिलेगा आपको जो है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद ये वेस्ट बंगाल। तो अगर आप देखेंगे जो टोटल 9 राज्य, 9 राज्यों के नाम भी हम जो लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से भाई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की, तो आपको गुजरात मिलता है। गुजरात के जस्ट नीचे की तरफ जो आप बढ़ेंगे तो आपको जो मिलेगा, मैं आपको जो है दोनों कोस्टल के हिसाब से लिख देता हूँ, है ना। फिर मिलेगा आपको महाराष्ट्र मिलेगा, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे मिलेगा आपको गोवा, और गोवा के जस्ट नीचे मिलेगा आपको केरल। तो कहने का मतलब ये हो गया भाई कि भारत के जो 4 बड़े राज्य हैं, या जो 4 राज्य हैं, वो आपके जो है वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, है ना, यानी पश्चिमी किस पर है आपके, यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी जो आपका तटीय जो एरिया है भारत का, वहां पर। अब जो हम अगर बात करें इसी में हम लोग देख लेते हैं कि ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से मिलेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें, इधर से देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे मिलेगा आपको तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु से जो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग तो कौन सा मिलेगा भाई हमें, वो मिलेगा हमें आंध्रा, और इससे भी ऊपर बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा आपका उड़ीसा, और फिर जो हमें मिलेगा, उड़ीसा को दोबारा से लिखते हैं, ओडिशा, और ओडिशा से आगे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा वेस्ट बंगाल। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे 2 कोस्ट हैं। अब 2 कोस्ट जो कौन कौन से थे भाई, एक कोस्ट था हमारा जो है ये वाला ईस्टर्न कोस्ट,
और ये वाला हमारा वेस्टर्न कोस्ट यानी वेस्ट वाला हिस्सा। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर आपके जो 4 राज्य हैं और वेस्टर्न कोस्ट पर आपके कितने राज्य हैं, वो हैं आपके 5 राज्य। तो ये भी आप याद रखना, निकट भविष्य में इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए ये हो गए कोस्टल वाले। अब कोस्टल वाले के बाद जो मेन प्रश्न हमारे लिए बनता है वो ये बनेगा कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन्हें हमें देखना पड़ेगा। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उन पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमा किस तरह से बनती है। जैसे इसी मैप पे अगर हम देखें तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है, कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 ऐसे जो है देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है वो जरा ध्यान सुनिए। आपसे पूछ लेते हैं कि भाई निम्न में से कौन जो है पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है या नहीं बनाता है। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेंगे, वो स्टेट दे देंगे, या बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे तो पूछ लेंगे कितने जो है स्टेट जो बाउंड्री बनाते हैं पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ। इस तरह का आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछने का अपना अपना तरीका हो सकता है। तो चलिए अब हम जो बात करेंगे वो इन्हीं पे बात करेंगे कि भारत के जो स्थलीय राज्य हैं वो कौन कौन से। देखो हमने तटीय राज्य जान लिए, तटीय राज्य हमें पता चल गए कौन कौन से। अब तटीय राज्य में हमने दोनों तरह के जान लिए, जो प्रॉपर राज्य है वो और जो केंद्र शासित राज्य है वो। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे आपके स्थलीय सीमा वाले राज्यों की बात। तो एक एक करके देखेंगे कि भाई पाकिस्तान के साथ कौन बाउंड्री बना रहा है, ठीक है, और हमारा जो है इन अलग अलग देशों के साथ कौन कौन बाउंड्री बना रहे हैं उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए चलो यहां पर हम जो इस मैप से 2 की जानकारी कर लेते हैं, है ना, 2 स्टेट की। देखो एक हम अफगानिस्तान देख लेते हैं और दूसरा पाकिस्तान देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान के साथ सीमा, तो अफगानिस्तान के साथ जो सीमा बना रहा है वो केवल आपका लद्दाख बनाता है। ये वाली बात याद रखना, यहां से ये जुड़ा हुआ इस तरह से, ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ इस तरह से। तो इसकी जो बाउंड्री बनती है वो केवल लद्दाख के साथ बनती है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। लेकिन जो मेन सवाल आता है भाई, जो मेन प्रश्न आएगा वो आएगा आपका पाकिस्तान के साथ। देखते हैं पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, है ना, तो सीमा कौन कौन बनाएगा, है ना। तो देखो जरा पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री बनाएंगे वो देखो आप, ये तो है आपका गुजरात। तो एक तो गुजरात की बाउंड्री लगती है, यहाँ पर मैं पेन बदल लेता हूँ, गुजरात की बाउंड्री लगती है। फिर उसके ऊपर ये राजस्थान की बाउंड्री लगती है। राजस्थान के ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो फिर आपको पंजाब की बाउंड्री मिलेगी, और पंजाब से ऊपर जाएंगे तो जम्मू एंड कश्मीर और जो आपका लद्दाख मिलेगा। तो इस तरह से ये जो हमारे स्टेट्स हैं ये क्या बना रहे हैं, आपके बाउंड्री बना रहे हैं। किसके साथ बना रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बना रहे हैं। लेकिन इसको मैं 2 तरीके से आपको लिखूंगा। एक जो प्रॉपर राज्य है, तो प्रॉपर राज्य में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा मिलता है गुजरात। गुजरात बाउंड्री बनाता है। गुजरात के बाद बाउंड्री बनाता है आपका राजस्थान, और राजस्थान के बाद साथ बाउंड्री बनाता है आपका फिर इसके बाद पंजाब। तो ये 3 प्रॉपर राज्य हैं जो आपका बाउंड्री बनाते हैं किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। लेकिन अगर आपसे पूछ ले केंद्र शासित सहित, तो केंद्र शासित में कौन कौन से आ जाएंगे भाई, एक तो आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर और फिर एक और आ जाएगा आपका लद्दाख। तो सवाल 2 तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर घुमाना चाहे तो घुमाने वाली बात है, लेकिन आपके जो एग्जाम है, जिस एग्जाम के लिए हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं, तो उसमें संभावना ये है कि वो ओवरऑल पूछ लेगा या आपसे केवल राज्य पूछ लेगा। तो सवाल पूछते समय वो क्या करता है, वो लिखता है कि पाकिस्तान के साथ निम्न में से कौन से राज्य, ऑब्लिक करके लिख देता है केंद्र शासित राज्य जो है सीमा बनाते हैं, तो आपको या नहीं बनाते हैं, तो आपको जो फिर इसमें से आंसर देना पड़ता है। दूसरी बात आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से केंद्र शासित राज्य सीमा बनाते हैं, तो फिर आपको ये वाले आंसर देने हैं। और आपसे पूछ रहे हैं केवल राज्य कौन कौन से सीमा बनाते हैं, तो आपको ये वाले बताने हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे जनरली, है ना, ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा कि भाई ये बताओ पाकिस्तान के साथ बाउंड्री कौन कौन बनाता है, तो आप इजीली बता देना भैया पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री बनाते हैं, वो बाउंड्री बनाने वाले जो राज्य हैं वो आपके जो गुजरात, राजस्थान और आपका पंजाब। लेकिन पूछे केंद्र शासित राज्य तो जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो हमने अफगानिस्तान और पाकिस्तान देख लिया, 2 देश हमने देख लिए। अब आगे का देखते हैं। इसके बाद
इसके बाद बात करेंगे हम चाइना की, है ना। तो अब जो बात होगी वो होगी चीन के साथ। तो भाई देख लेते हैं चीन के साथ सीमा। तो चीन के साथ सीमा कौन कौन सा राज्य बना रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, ध्यान से देखो। तो ये पूरा चाइना है, यहां से लगा करके यहां तक चाइना, ये पूरा चाइना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये लद्दाख बाउंड्री बनाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश बाउंड्री बनाता है, और यहीं पर उत्तराखंड बाउंड्री बनाता है, लेकिन बाद में आ गया नेपाल। तो नेपाल तो इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई, मतलब कोई दूसरा देश हो गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप लोग, तो यहाँ पे सिक्किम बाउंड्री बनाएगा। सिक्किम के आगे आपका आ गया भूटान, तो ये भी नहीं। इसके बाद जो बचेगा हमारा वो बचेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल अगर हम बात करें तो आपके जो स्टेट हैं जो बाउंड्री बना रहे हैं किसके साथ, चाइना के साथ, तो उन्हें अगर हम देखें तो कौन कौन से हो गए भाई। सबसे पहले हो गए लद्दाख, ठीक है। लद्दाख के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड से भी आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा फिर सिक्किम, सिक्किम। और सिक्किम से भी आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश पर चाइना जो अपना दावा जो है कई बार पेश कर चुका है, कई बार जो अपने मैप में दिखा देता है, और कई बार ये चलता रहता है कि चाइना जो घुसा आया है भारतीय सीमा में, उसने अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी एरिया पर कब्जा कर रखा है ना। तो इस तरह की बातें आपकी चलती रहती हैं, ठीक है। अब चीन के साथ जो बाउंड्री बनती है उसे हम जो मैकमोहन रेखा बोलते हैं, यही बात याद रखना। तो मैकमोहन रेखा जो है वो आपकी किसके साथ है, चाइना के साथ है। इसी तरह से जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री थी, तो पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री उसे हम जो रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, या रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इसी तरह से जो अफगानिस्तान है इसके साथ जो बाउंड्री उसे हम जो डूरंड लाइन बोलते हैं, डूरंड लाइन बोलते हैं, या डूरंड रेखा बोलते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं, है ना, ये प्रश्न पूछ ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमने 3 कंप्लीट कर लिए, अब हम बात करेंगे नेपाल की। तो भाई नेपाल के साथ कौन कौन बाउंड्री बना रहा है, तो नेपाल के साथ। अब सवाल ये भी है कि आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर इनको याद कैसे किया जाएगा। तो एक बात याद रखना कि इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको याद करेंगे तो आप इसको याद नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इंडिया का मैप लें, और मैप को या तो एक बार जो ब्लैंक मैप लेके उस पर फिल कर दें सारे स्टेट के नाम, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। या आप एक बड़ा सा मैप लगा लें अपने रूम में, और उस मैप को जो 2-4 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में भारत का मैप बस जाएगा, और आपको ईजिली याद हो जाएगा कौन सा किसके साथ बाउंड्री बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। तो देखते हैं, हम बात कर रहे हैं किसके साथ, नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ देखो, एक तो ये उत्तराखंड बाउंड्री बना रहा है यहाँ तक, फिर हमारा ये प्यारा यूपी भी बाउंड्री बना रहा है, इसके बाद बिहार भी बाउंड्री बना रहा है। अब बिहार के साथ देखो, ध्यान रखना, ये वेस्ट बंगाल है जो ग्रीन कलर का दिखा रहा है, तो आपका वेस्ट बंगाल भी बाउंड्री बना रहा है, और इसके साथ साथ आपका सिक्किम भी बाउंड्री बना रहा है। तो इतने राज्य हैं जो बाउंड्री बनाते हैं किसके साथ, आपका नेपाल के साथ। तो आइए इनके नाम लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो आपका उत्तराखंड बाउंड्री बनाएगा, ठीक है। उत्तराखंड के अलावा जो आपका उत्तर प्रदेश बाउंड्री बनाएगा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपका बिहार भी बाउंड्री बना रहा है, इसके साथ बिहार भी बाउंड्री बना रहा है, और बिहार के बाद जो आपका वेस्ट बंगाल भी बाउंड्री बना रहा है, और साथ ही आपका सिक्किम भी बाउंड्री बना रहा है। तो सिक्किम भी बाउंड्री बनाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये टोटल जो राज्य हैं, टोटल राज्यों की संख्या हो जाएगी आपकी 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5 जो राज्य ऐसे हैं जो बाउंड्री बनाते हैं, किसके साथ बना रहे हैं बाउंड्री भाई, वो बना रहे हैं आपका नेपाल के साथ। चलिए अब अगली स्लाइड पे हम देख लेंगे भूटान के साथ कौन कौन बाउंड्री बना रहा है। तो भूटान पे भी हमने यही चित्र लगा रखा है, इसी से आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखो ये भूटान है, भूटान के साथ ये सिक्किम हो गया, अब ये वेस्ट बंगाल भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर ये आ गया आपका असम, और ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। तो कुल मिलाकर के इतने राज्य हैं जो बाउंड्री बना रहे हैं, किसके साथ बाउंड्री बना रहे हैं भाई, वो बना रहे हैं आपके भूटान के साथ। तो चलिए देख लेते हैं भूटान के साथ कौन कौन बाउंड्री बना रहा है। भूटान के साथ सीमा। तो भूटान के साथ सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से भाई, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सर इसमें सिक्किम नजर आ रहा है हमें,
सिक्किम के साथ हमें वेस्ट बंगाल भी नज़र आता है। और कौन नज़र आता है भाई, असम नज़र आता है। और असम के बाद जो हमें नज़र आ रहा है वो आ रहा है अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल भी जो है किसके साथ बाउंड्री बनाता है भाई, वो जो बाउंड्री बना रहा है वो बना रहा है आपका भूटान के साथ। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राज्यों की संख्या है वो 4 है। तो कभी कभी संख्या भी पूछ सकता है आपसे कि भाई संख्या बता दो, तो वो भी आप बता पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे हम लोग म्यांमार की। तो म्यांमार के साथ कौन कौन बाउंड्री बनाएगा। म्यांमार का जो पुराना नाम हुआ करता था वो आपका जो है बर्मा हुआ करता था, ठीक है। इसकी जो राजधानी है वो आजकल जो नैपीताव है, ठीक है। बर्मा हुआ करता था, अभी भी लिखा है बर्मा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको जो राज्य नजर आएंगे, तो आपको नजर आएगा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर आपको नागालैंड, फिर आपको मणिपुर, और फिर आपको जो मिजोरम नजर आएगा। ये वाली बात आप याद रखना। तो जरा ध्यान से समझना इस बात को। देखो कौन कौन नजर आ रहा है। सबसे ऊपर है आपका अरुणाचल, पेन बदल देते हैं, कलर बदल देते हैं। सबसे ऊपर है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद जो है आपका अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम देख रहे थे नागालैंड, नागालैंड आपको मिल जाएगा। नागालैंड, नाग के पास क्या होता है, मणि होता है, इसलिए मणिपुर। और मणि के बाद कौन सा हो जाएगा, मिजोरम, मिजोरम। तो यहाँ पर एक प्रश्न कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है, बोले भैया एक काम करो, ये 4 राज्य दे देगा और पूछेगा इनको नॉर्थ टू साउथ क्रम में लगाइए या दक्षिण से उत्तर में लगाइए। तो आपसे ये भी पूछ सकता है। तो अगर आपसे क्रम पूछ ले तो आप क्रम भी बता पाएंगे, ठीक है। अब ये है कि ये इतनी जो मेहनत की जा रही है, इसके साथ आप इनकी राजधानी भी याद रखें। एक बात याद रखना, आपके पेपर में 100% ये बात मान के चल लो, अभी से क्वेश्चन आउट है कि राजधानी पे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और खासकर इंडिया की राजधानी पूछेंगे, ये याद रखो, है ना। आएगा पेपर में क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको। पेपर आए उसके बाद देख लेना आप, ठीक है। चलिए अब जो बचा हमारा लास्ट वाला, वो बचता है हमारा जो है बांग्लादेश। तो चलिए देख लेते हैं। आजकल बांग्लादेश के साथ वैसे भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर अस्थिरता हुई है। और ये आपका पूरा बांग्लादेश है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर बांग्लादेश देखो तो बांग्लादेश की जो शक्ल बनती है ऊपर की, वो ऐसा लगती है इंडिया जैसी लगती है ना। तो ऐसा ये रहता है बांग्लादेश, ठीक है। कुछ लोग इसको अलग तरीके से देख सकते हैं, कोई कहेगा मुर्गे जैसा लग रहा है, अपने अपने इमेज आना करते रहो, है ना। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन बाउंड्री बनाएगा, तो भाई सबसे पहले बाउंड्री बनाएगा हमारा ये वेस्ट बंगाल, पूरा किनारे किनारे फैला हुआ है, ठीक है। फिर आपका कौन बनाएगा भाई, आपका बनाएगा ये असम थोड़ा सा। फिर आपका मेघालय, मेघालय के बाद जो आपका यहाँ पर त्रिपुरा, और ये आपका मिजोरम। ये जो आपका बाउंड्री बनाते हैं, ये वाली बात आप याद रखेंगे। तो चलिए इनके नाम लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से कि कौन कौन बाउंड्री बना रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ सीमा की बात करेंगे, है ना। बांग्लादेश के साथ सीमा कौन कौन बनाएगा, चलिए आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ ही जो आपका बनाता है वो आपका असम बनाता है। इसके अलावा जो बनाता है आपका मेघालय बनाएगा, मेघालय बनाएगा। उसके अलावा जो बनाएगा आपका त्रिपुरा बनाएगा, और उसके अलावा जो बनाएगा आपका वो बनाएगा मिजोरम, मिजोरम। तो ये हैं वो 5 राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अब जरा ध्यान देना, इसमें एक कुछ खास क्वेश्चन भी छुपे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये कि जो त्रिपुरा है, जो त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, ये ध्यान रखना। अगर आप देखेंगे जो त्रिपुरा है ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ये पूछ सकते हैं आपसे क्या ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो ये भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाने की संभावना काफी रहती है। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात याद रखना आप लोग। तो जो भारत का ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, इसके बारे में भी एक बात बता ही देता हूं मैं आपको चलते चलते। सबसे पहले कि अरे अभी कहाँ से चले जाएंगे, अभी तो काफ़ी टाइम है ना, अभी तो हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा चलेगा। चलिए देखो,
ये जो राज्य हैं, ये वाले जो राज्य हैं, ये वाले, इन राज्यों को कुछ नाम दिया गया है, इन राज्यों को एक नाम दिया गया है। इन्हें बोलते हैं हम लोग सेवन सिस्टर ऑफ द ईस्ट। क्या बोलते हैं भाई? सेवन सिस्टर ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको जो है दूसरे स्लाइड यही बता देता हूँ, है ना। चलिए, तो सेवन सिस्टर ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, सेवन सिस्टर ऑफ द ईस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो सेवन सिस्टर ऑफ द ईस्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो बस इतना याद रखना कि इसमें सिक्किम नहीं शामिल है, ठीक है। सिक्किम को हटा दो, वेस्ट बंगाल को हटा दो, बाकी इधर के जितने भी राज्य वो सारे के सारे सेवन सिस्टर ऑफ द ईस्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें असम आएगा, ठीक है, इसमें आपका अरुणाचल आएगा, ठीक है ना। अरुणाचल के अलावा आपका जो आएगा नागालैंड आएगा, नागालैंड, ठीक है। इसके अलावा मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 त्रिपुरा, और आपका बच गया मेघालय, मेघालय। तो इन्हें बोलते हैं हम लोग सेवन सिस्टर ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। ये आप याद रखना, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सेवन सिस्टर ऑफ द ईस्ट में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। अगर ऐसा सवाल पूछ ले तो ध्यान रखना, उसमें ज़्यादातर जो चांस रहते हैं वो सिक्किम डाल देते हैं, क्योंकि सिक्किम भी कहाँ है? बिल्कुल यहीं पर है, तो इसलिए सिक्किम डाल देते हैं। अब सिक्किम डाल दिया तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, याद रखना सिक्किम इसमें शामिल नहीं है। अब आगे बात करेंगे। अब एक सवाल और बन जाता है इसी पे, इसी चीज़ पे एक सवाल और बनाया जा सकता है। वो सवाल ये बनेगा आपके लिए कि हमारे यहाँ की जो बाउंड्री है, जो जैसे हमने बताया था आपको तटीय बाउंड्री में, आपको ये बताया था कि सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो आपसे तटीय जो बाउंड्रीज हैं उस पर एक सवाल बना देंगे। क्या सवाल बना देंगे कि तटीय नहीं, भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है, किसके साथ है, ठीक है ना। तो स्थलीय सीमाओं का या अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा का हम क्या बता रहे हैं? क्रम बता रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा का क्रम का जो हम क्या देखेंगे? क्रम देखेंगे। अब इस क्रम को आप जो है एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसके लिए भी एक ट्रिक है और काफी फेमस ट्रिक है, पूरी हर जगह वायरल है, लगभग हर टीचर इसी का प्रयोग करता है, बस अपने अपने तरीके से उसको मोल्ड फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो आप याद कर लेना, बचपन का सपना, बचपन का सपना MBA, MBA आप याद कर सकते हैं। इससे आपको जो सारे जो स्टेट हैं उनके नाम याद हो जाएंगे। यानी भारत के जो स्टेट है, स्टेट मैं गलत बोल रहा हूँ, आप इसको सही कर लें। इसका सही तरीका ये है कि भाई हमें पड़ोसी देशों के नाम पता चल जाएंगे कि उनकी लंबाई भारत के साथ कितनी कितनी है, मतलब कितने कितने का हम डेटा हम यहाँ प्रॉपर नहीं याद कर रहे हैं, हम ये याद कर लेंगे सबसे लंबा जो बाउंड्री है भारत की किसके साथ है, इस तरह से याद करेंगे। तो सबसे लंबी जो बाउंड्री है वो भाई है आपकी बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी बाउंड्री है। आपको डेटा याद नहीं करना है कि भाई कितने किलोमीटर लंबी है, चक्कर मत पड़ना, ठीक है। हम जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें इस तरह का डेटा पूछने की संभावना सबसे कम है। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका चाइना, चीन के साथ। तीसरे नंबर पर मिलेगा ये पाकिस्तान। चौथे नंबर पर मिलेगा आपको नेपाल। फिर आपको मिलेगा म्यांमार, म्यांमार मिलेगा। फिर आपको मिलेगा भूटान, और फिर मिलेगा आपको अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय जो सीमा है वो भाई बांग्लादेश के साथ है, और सबसे छोटी सीमा जो है वो आपकी अफगानिस्तान के साथ है। ये वाली बात याद रखना। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब एक प्रश्न और बनेगा आपसे, वो प्रश्न इस तरह का बनेगा कि हमने देखो बाउंड्री वाले स्टेट देखे, तो बाउंड्री वाले स्टेट हम जब देख रहे थे तो हमें ये बात समझ में आ गई कि भारत की जो स्थलीय बाउंड्री है उसमें कौन कौन से जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं। तो सर भाई आप कहेंगे सर गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, आपका असम हो गया, अरुणाचल हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर इधर बढ़ेंगे आप तो नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है। इस तरह से ये राज्य हैं भारत की जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं।
कौन सी? स्थलीय वाली। अगर मैंने गिनती करके बताऊं तो जरा देखेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो 17 टोटल ऐसे स्टेट है जो क्या बना रहे हैं? बाउंड्री बना रहे हैं इंटरनेशनल। एक बार और काउंट कर लेते हैं, कहीं कोई गलती ना हुई हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सॉरी 18 है ना। तो टोटल 18 है, लेकिन 18 में याद रखना कुछ क्या है? यूटी भी है। कौन कौन से यूटी है? तो बेसिकली 2 यूटी है, एक जम्मू कश्मीर और एक आपका लद्दाख। तो आप ये बात बता सकते हो। इंडिया के 2 ऐसे स्टेट भी हैं जो समुद्री सीमा भी बनाते हैं और जो आपकी स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। वो कौन कौन से? वो भी आप बता सकते हैं कि सर एक तो गुजरात बना रहा है और एक वेस्ट बंगाल बना रहा है। तो वेस्ट बंगाल इंटरनेशनल आपकी जो है बाउंड्री भी बनाता है स्थलीय, और कैसी भी बनाता है बाउंड्री? आपकी समुद्री बाउंड्री बनाता है। ये वाली बात याद रखना। तो भाई 17 राज्य, तो 18 राज्य तो यहाँ पे हो गए, लेकिन 18 में से अगर मान के चलो हम 2 माइनस कर दें, कौन से वाले? जो हमारे यूटी है, तो लगभग कितने बचेंगे? 16 राज्य। और इधर वाले जो राज्य हैं जो हमारे कोस्टल लाइन बना रहे थे वो 9 राज्य थे। अगर हम 9 राज्य जोड़ देंगे तो इसमें ये कितने हो जाएंगे भाई? 25 राज्य हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया क्या 25 राज्य जो है हमारे वो बाउंड्री पर स्थित है। लेकिन इसमें हमने एक गलती की है। क्या गलती हुई है? कि इसमें हमने जो गुजरात को और जो वेस्ट बंगाल है वो 2 बार काउंट कर लिया, तो हमें 2 और माइनस करने पड़ेंगे इसमें से, यानी 23 ऐसे स्टेट मिलेंगे हमें। अगर हम इसमें से 2 माइनस कर दें तो 23 हमें ऐसे स्टेट मिलेंगे जो इंडिया की बाउंड्री पर स्थित है। तो बाउंड्री पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है भाई? 23 है, आप सीधे सीधे बता सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे हमारे पास 5 राज्य, तो 5 ऐसे राज्य होंगे वो जो किसी भी तरह की ना तो वाटर बॉडी के साथ बाउंड्री बना रहे हैं और ना ही वो बाउंड्री बना रहे हैं किसके साथ? अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बना रहे हैं या स्थलीय बाउंड्री बना रहे हैं किसी दूसरे देश के साथ, ध्यान रखना। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? तो उन राज्यों को मैं नाम दे देता हूं। भारत के आंतरिक राज्य, तो आंतरिक राज्य, आंतरिक राज्यों की संख्या की बात करें तो वो आपके 5। कितने हो गए भाई? 5 हो गए। 5 कौन कौन से हैं? अब हम देखना चाहें तो पहले मैप पे देख लेते हैं कौन कौन से भाई। तो देखो भाई, एक तो ये रह गया आपका एमपी, ठीक है, एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है, और हम देखेंगे तो ये झारखंड हो गया। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो किसी भी तरह की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा या जलीय सीमा नहीं बनाते हैं, जो भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित हैं, ठीक है। ये वाली बात याद रखेंगे। तो चलिए राज्यों के नाम लिख लेते हैं जल्दी से, कौन कौन से राज्य हैं। तो वो हो गया आपका, एक हो गया एमपी, ठीक है, एमपी के अलावा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, हरियाणा, हरियाणा और आपका तेलंगाना, और आपका हो गया तेलंगाना। तो टोटल जो हमारे कैसे राज्य हैं? 5 ऐसे राज्य हैं जो आंतरिक राज्यों के अंतर्गत आते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, ये वाली बात आपको क्लियर हुई होगी। इसको आप अच्छे से याद रखना है ना। अगर एडवांस लेवल पर चला जाए तो अब तक क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। अभी स्थलीय राज्य नहीं पूछे, मतलब स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य नहीं पूछे गए हैं। अगर पूछे तो आप बता देना कि उसमें जो आपके 16 राज्य हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि भारत की टोटल बाउंड्री पर कितने राज्य स्थित है तो आप बताएंगे 23 स्थित हैं। और अंदर वाले राज्यों की संख्या कितनी बची? फिर 5 बचे। इस तरह से हमारे यहाँ जो राज्य हैं वो कितने हो जाते हैं? 28 हो जाते हैं, है ना। तो 28 राज्य ही इस समय, है ना। बीच में 29 हो गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? आपका बना दिया केंद्र शासित राज्य। तो फिर वो आपके कितने रह गए? 28 रह गए, ठीक है। चलिए, तो ये वाले पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। हाँ, इसके साथ एक और पॉइंट ले लेते हैं साथ में कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है। तो इस पर भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य, तो उसका जो नाम है वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है, ठीक है। अब कितने राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है? चलिए मैप पे देख लेते हैं। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश की बाउंड्री देखें
तो आपके बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, केंद्र शासित राज्य दिल्ली, ठीक है, और उत्तराखंड, और साथ में आपका जो है हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो अगर हम देखें तो मोटे माटे तौर पर ये 8 राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है। कितने राज्यों के साथ बनाता है भाई? 8 राज्यों के साथ ये बाउंड्री बनाता है। और 8 राज्यों के नाम मैं जो यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, जिससे कि आपको ये चीज आसान रहे। ठीक है, तो 8 राज्यों की बात कर रहे हैं। तो 8 राज्य कौन कौन से वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो हमने बताया आपको, इधर से लेते हैं ना, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, इसके अलावा आपका जो होगा झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और आपका राजस्थान। लेकिन आप इस बात को याद रखना कि बीच में यहां पर एक राज्य और आता है जिसका नाम है आपका दिल्ली। दिल्ली क्या आपका केंद्र शासित राज्य है। अगर आप दिल्ली को जोड़ देंगे तो टोटल ये जो राज्यों की संख्या है वो आपकी 9 हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कुल जो राज्य हैं जो बाउंड्री बनाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ वो 9 है, लेकिन उसको जो आप ऐसा लिख लेना ब्रैकेट में 8+1। अगर आपसे केवल राज्य पूछे तो आप बताएंगे 8, और यदि आपसे पूछ ले कि टोटल कितने हैं केंद्र शासित राज्य सहित, तो आप बताएंगे उनकी संख्या कितनी है भाई, वो आपकी 9 है। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। बीच में मुझे एक चीज और आपको बतानी चाहिए थी। जब हम कोस्टल की बात कर रहे थे तो हमें जो यहाँ पर इसके जो तटों को और जान लेना चाहिए। तटों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तटों से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उनको और देख लेते हैं। तो भारत में, या जो भारत की कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन पे जो तट हैं वो कौन कौन से तट हैं उन्हें देख लेते हैं, है ना। तो उनको क्या क्या नाम दिया गया, यहाँ से प्रश्न बनता है, तो इसको आप अच्छे से याद करना। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जो गुजरात का तट है, गुजरात के तट में को हमने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक बोलते हैं कच्छ का तट, ये वाला इलाका, फिर हम बोलते हैं काठियावाड़ तट, ये वाला पूरा क्षेत्र, या यहाँ तक पूरा क्षेत्र रहता है। फिर आपका कोंकण क्षेत्र, कोंकण क्षेत्र में आपका महाराष्ट्र से लेकर के और कर्नाटक का एरिया आता है। इसके बाद मालाबार कोस्ट, केरल के तट को हम मालाबार तट कहते हैं, ये वाली बात याद रखना। ठीक है, यहाँ पर एक केप कोमोरिन जगह है। अब केप कोमोरिन जो है यहाँ से ये पॉइंट इसको अलग कर देता है ना। केप कोमोरिन जो है यहाँ पर क्या है, एक तरह से यहाँ पर जो पत्तन भी है यानी पोर्ट भी है ना, ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या है, यहाँ से आगे अगर हम बढ़े तो आपको कोरोमंडल तट मिलेगा, और उससे आगे मिलेंगे तो उत्तरी सरकार तट। ठीक है, इसको उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार तट बोला जाता है। और फिर उड़ीसा वाला जो तट है वो बेसिकली वो क्या कहलाता है आपका, उत्कल का तट, उत्कल का मैदान कहलाता है, या उत्कल तट बोलते हैं इसको। तो इसको आप याद रखेंगे कि आपके कौन कौन से तट हुए भाई, कच्छ का तट है ना, इसके अलावा कौन सा हुआ, काठियावाड़, काठियावाड़ तट। अब ये बात याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो काठियावाड़ तट क्या है आपका, वो सबसे बड़ा तट है, सबसे लंबा जो तट है वो आपका काठियावाड़ तट है। हो सकता है मैप के हिसाब से आपको लग रहा हो कि सर कोरोमंडल तट हमें ज्यादा लंबा लग रहा है, तो ये ध्यान रखना, ये नहीं है, आपका काठियावाड़ तट ज्यादा है, क्योंकि ये इस तरह से बहुत ज्यादा घूम घूम करके आया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो आता है आपका कोंकण तट आता है, कोंकण तट आता है। ठीक है, एक मालाबार तट आता है। मालाबार तट जो केरल के तट को कहते हैं। उसके अलावा जो आएगा आपका कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, तट आपको मिलेगा। उसके ऊपर मिलेगा उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, ये याद रखना है अब आपको। इसके अलावा आपको मिला एक उत्कल, उत्कल का मैदान। मैं अब आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि प्रश्न कैसे बनेंगे। तो एक तो पूछेंगे कि कौन कौन से तट हैं, ईस्टर्न कोस्ट वाले पूछ सकता है, वेस्टर्न कोस्ट वाले पूछ सकता है। दूसरा आपसे सवाल पूछ सकता है किनका ऊपर से नीचे क्रम पूछ सकता है आपसे, यह पूछ सकता है राज्य। जैसे मालाबार तट के साथ कौन सा राज्य बाउंड्री बना रहा है, वो बना रहा है आपका केरल का राज्य, ये बात याद रखना। तो केरल वाला राज्य जो बना रहा है भाई वो मालाबार कोस्ट है। ठीक है, कोंकण तट जो आपका महाराष्ट्र और आपके कर्नाटक को मिला करके। लेकिन एक चीज और बता दूं, आपको मेंशन कर दूं कि अगर हम जो है केवल जो है किसका तट देख लें, कर्नाटक का तट देखें, तो इसे हम जो कन्नड़ तट भी बोलते हैं, इसे कन्नड़ तट भी बोला जाता है केवल, है ना।
इसके अलावा आपसे पूछ लेगा काठियावाड़ तट, भाई गुजरात के तट को बोलते हैं, ये वाली बात याद रखना। आपसे पूछेंगे कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक है कोरोमंडल तट। फिर आपसे पूछेंगे उत्तरी सरकार तट कहाँ से कहाँ तक है, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को मिलाकर क्या बनता है आपका जो आपका नॉर्दर्न सरकार तट बनता है, जो वेस्ट बंगाल तक चला जाता है। ठीक है, और केवल उड़ीसा के तट की बात करें तो आपको उत्कल का मैदान बोल देना है, उत्कल का तट बोल देना है। ये बात आप याद रखेंगे, परीक्षा में इसका भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा जो सबसे खास प्रश्न है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो, याद रखना इस बात को कि जो भारत है, भारत के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है, इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, या इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका जो देशांतर है वो 23.5 डिग्री उत्तरी देशांतर है। तो उत्तरी देशांतर पर सवाल पूछ लेते हैं कि जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और या कौन से राज्य से होकर नहीं जाती, इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। या आपसे पूछ लेगा कि भाई ये बताओ जो कर्क रेखा है उसकी जो सबसे लंबाई, सबसे ज्यादा लंबाई कौन से राज्य से होकर पास होती है। इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य आते हैं भाई? 8 राज्य आते हैं। उन 8 राज्यों की चर्चा करें तो सबसे पहले जो हमें राज्य मिलता है वो मिलता है आपको गुजरात, फिर थोड़ा सा हिस्सा मिलता है हमें राजस्थान का, फिर बड़ा हिस्सा मिलता है एक एमपी का। एमपी के बाद आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, फिर मिलेगा आपको झारखंड, झारखंड के बाद आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल, और इधर जो आप ऊपर चले जाएंगे तो आपको जो मिलेगा त्रिपुरा, और फिर आपको मिलेगा मिजोरम। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 8 राज्य हैं। इन राज्यों को एक बार हम मैप पे भी देख लेते हैं। चलो इस वाले पे दिखाते हैं ना, तो कौन कौन से है भाई? तो वो है आपके गुजरात। ठीक है, ये छोटा सा जरा सा लगता है नन्ना सा हिस्सा किसका? राजस्थान का। और फिर इसके बाद आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अगर आप देखेंगे तो ये 8 वही राज्य जो मैंने अभी आपको बताए। ठीक है ना, तो मैं आपको इनके नाम लिख देता हूं, वो आप अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है। देखो कौन कौन से राज्य हैं भाई। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, हम डायरेक्शन के हिसाब से चलेंगे, तो सबसे वेस्ट में जो है वो आपका गुजरात है। गुजरात के आगे जो रहेगा वो राजस्थान रहेगा। राजस्थान के बाद मिलता है एमपी, एमपी के बाद आपको मिलता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद मिलेगा आपको झारखंड। झारखंड के बाद जो आपको मिलेगा वो मिलेगा त्रिपुरा, क्योंकि बीच में बांग्लादेश आ जाता है, और त्रिपुरा के बाद जो आपको मिलेगा वो मिलेगा मिजोरम। मिजोरम, तो देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही रह गए भाई। कौन सा रह गया? 1 2 3 4 5 6 7, वेस्ट बंगाल रह गया बीच में, है ना। तो झारखंड के बाद आपको वेस्ट बंगाल भी तो मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो है वो 8 राज्य। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है इसमें, एक तो क्रम आप याद रखें, आपसे पूछ सकता है कि सबसे जो लंबा एरिया है, यानी कर्क रेखा सबसे ज्यादा लंबा एरिया किस स्टेट से होकर के कवर करती है, और सबसे कम किस स्टेट से होकर गुजरती है। तो ये 2 बातें पूछी जा सकती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप ये बात याद रखेंगे, मिनिमम जो लेंथ है, यानी न्यूनतम लंबाई कर्क रेखा की, मिनिमम लंबाई कहां से गुजरती है भाई? वो राजस्थान से। और मैक्सिमम जो लंबाई बनती है कर्क रेखा की, मतलब कौन से स्टेट में, तो वो आप बनेगी वो आपकी एमपी में। तो एमपी और राजस्थान आप याद रखेंगे, तो ये आपका जो है यहाँ पे बात हो जाएगी। और कुछ बचा देख लेते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर हमने भारत का जो भू राजनीतिक परिचय है वो लगभग कंप्लीट किया है। ठीक है, इसके साथ ही आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं, एमसीक्यू लगाते हैं, तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि लगभग आपको जो है 90% तक क्वेश्चन इसी क्लास से मिलेंगे। एक क्लास और हम करेंगे जिसमें थोड़ा सा जो आइलैंड्स हैं हमारे, खासकर लक्षद्वीप और आपके अंडमान निकोबार वगैरह वाले हैं, तो उनको भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देंगे, और उनको जब जोड़ देंगे इसके साथ तो ये आपका जो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो उसे हम जो नेक्स्ट सेशन में रखेंगे, जिसमें जो हम द्वीपों के बारे में अलग से पढ़ाएंगे आपको, तो द्वीप पर बेस्ड एक क्लास होगी, वो क्लास छोटी क्लास हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे। ये क्लास अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो,
तो इस क्लास को आप जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आगे शेयर करिएगा, है ना? और हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके रखिएगा।